गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण या अवस्था की समीकरण, कई नामों से इसको जानते हैं। आदर्श गैस समीकरण या अवस्था की समीकरण। आइडियल गैस इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ स्टेट। देखिए क्या है आदर्श गैस समीकरण या अवस्था की समीकरण, कि किसी निश्चित मात्रा की गैस के ताप, दाब, आयतन और मोल्स की संख्या, इनमें जो समीकरण संबंध व्यक्त करती है वह समीकरण कहलाती है आदर्श गैस समीकरण या अवस्था की समीकरण। सरल शब्दों में आप इस प्रकार कह सकते हैं कि वह समीकरण जो किसी गैस के निश्चित मात्रा के ताप, दाब, आयतन और अणुओं या मोल्स की संख्या में संबंध व्यक्त करती है वह कहलाती है अवस्था की समीकरण या आदर्श गैस समीकरण या गैस समीकरण। आप जानते हैं कि बायल के नियमानुसार V इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/P किस कंडीशन में? स्थिर ताप व गैस की निश्चित मात्रा के लिए। अर्थात मान लीजिए यह समीकरण फर्स्ट है। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह बताता है। लेकिन चार्ल्स के नियम के अनुसार, चार्ल्स के नियमानुसार V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल T, यह किस कंडीशन में होता है? स्थिर दाब व गैस की निश्चित मात्रा के लिए। इसको ऐसे कह सकते हैं कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। यह समीकरण है सेकंड। हम जानते हैं कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड के सम्मिलित रूप से दोनों समीकरणों से प्राप्त करें तो ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T/P। इसको हटाने के लिए अक्षर यूज करेंगे या करके, तो देखिए क्या हो जाएगा, V बराबर K इंटू T/P। ऊपर है ये K, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो या करके PV बराबर KT। ये समीकरण हो गई थर्ड। इसको अगर हम एक तरफ K को करना चाहें तो ये इस तरह हो जाएगा P इंटू V/T बराबर K। अर्थात गैस के दाब और आयतन का गुणनफल और परम ताप का जो अनुपात है वो कैसा होगा? निश्चित होगा। किस कंडीशन में? स्थिर ताप पर। अब अगर दो भिन्न भिन्न गैसें हैं जिनके दाब क्रमशः P1 और P2, आयतन क्रमशः V1 और V2 और परम ताप क्रमशः T1 और T2 हैं, तो उन गैसों में इस प्रकार संबंध होगा। P1 V1/T1 बराबर P2 V2/T2 बराबर K।
ये संबंध होगा। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे भी कर सकते हैं कि P1 V1 इंटू T2 बराबर P2 V2 इंटू T1 बराबर K। अर्थात इसके अनुसार किसी निश्चित मात्रा की गैस के दाब और आयतन का गुणनफल और परमताप का जो अनुपात है वो निश्चित होगा या बराबर होगा किसके, दूसरी गैस के दाब और आयतन के गुणनफल और परमताप के अनुपात के। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, ये गैस समीकरण कहलाती है। और कौन सा नंबर आ गया इसका, 4। अब आप समझिए ये जो समीकरण 3 है, समीकरण 3 है PV बराबर KT। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि PV बराबर RT। K कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को कहते हैं गैस कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट। एक्चुअली इसका नाम है रिडबर्ग कांस्टेंट। आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे आप इसको। ये जो समीकरण है PV बराबर RT, कितना नंबर हो गया, 5। ये किसी भी गैस के 1 मोल के लिए है। अगर 1 से अधिक मोल हैं अर्थात n मोल हैं तो इस समीकरण PV बराबर RT को इस तरीके से PV बराबर nRT लिखा जाता है। ये समीकरण होगी आपकी 6, जहां पर n क्या है, मोल्स की संख्या, गैस के मोल्स की संख्या। और क्योंकि किसी भी पदार्थ के मोल्स की संख्या n बराबर होती है उसकी ग्रामों में मात्रा बटे उसका अणुभार, अर्थात ग्रामों में मात्रा को हम W और अणुभार को कैपिटल M या M डैश से प्रकट कर सकते हैं। M तो मोलरता भी होती है तो M डैश से भी प्रकट करते हैं। यदि हम N की इस वैल्यू W अपॉन M को ऊपर रख दें तो ये समीकरण हो जाएगी आपकी PV बराबर W बटे M इंटू RT, या इसको ऐसे लिख सकते हैं PV बराबर WRT अपॉन M। ये समीकरण कौन सी हुई, 7 हुई, हाँ 6 हो गई तो ये 7 हो गई। ये सभी समीकरण गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण या अवस्था की समीकरण हैं। एक बार इसको फिर देख लीजिए। आदर्श गैस समीकरण या अवस्था की समीकरण क्या है कि वह समीकरण जो किसी निश्चित द्रव्यमान या निश्चित मात्रा की गैस के ताप, दाब, आयतन और अणुओं या मोल्स की संख्या में संबंध व्यक्त करती है वह कहलाती है आदर्श गैस समीकरण या अवस्था की समीकरण। आप जानते हैं बायल के नियम के अनुसार V इनवर्सली प्रोपोर्शनल अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/p के इस कंडीशन में, और चार्ल्स के नियम के अनुसार V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परमताप T के इस कंडीशन में, स्थिर दाब और गैस की निश्चित मात्रा के लिए। ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड हैं। इन दोनों के सम्मिलित रूप से आता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T अपॉन P, या इसको हटाने के लिए K अक्षर यूज किया, V बराबर K इंटू T अपॉन P, जहां पर K क्या है, कांस्टेंट है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं PV बराबर KT। समीकरण थर्ड हो गई है। K को एक तरफ निकाल दीजिए तो ये संबंध आ गया PV अपॉन T बराबर K। अगर दो भिन्न भिन्न गैसें हैं जिनके दाब क्रमशः P1 और P2, आयतन V1 और V2 और परमताप क्रमशः T1 और T2 हैं, तो उनमें संबंध इस प्रकार होगा कि P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2 बराबर K। अर्थात पहली गैस का ये जो अनुपात है वो दूसरी गैस के इस अनुपात के बिल्कुल बराबर होगा। समझा गया होगा। ये जो समीकरण थर्ड है PV बराबर KT, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं PV बराबर RT, जहां पर K और R दोनों कांस्टेंट हैं जिनको गैस स्थिरांक कहते हैं
या एक्चुअल नाम क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, ये समीकरण जो पांचवी है ये गैस के 1 मोल के लिए है। 1 से अधिक मोल अर्थात n मोल के लिए इसे इस प्रकार लिख देते हैं, PV बराबर nRT। ये समीकरण छठी हो गई, जहां पर n क्या है, गैस के मोल्स की संख्या, और किसी भी पदार्थ के मोल्स की संख्या होती है उसकी ग्रामों में मात्रा बटे उसका अणुभार। ग्रामों में मात्रा W और अणुभार m या m डैश। तो n की वैल्यू इसके स्थान पर रख दीजिए, W बटे m। तो PV बराबर W अपॉन m इंटू RT, या PV बराबर WRT अपॉन m। ये सभी समीकरण क्या है, गैस समीकरण या अवस्था की समीकरण है। समझ में आ गया होगा। आगे आइए, आगे है आदर्श गैस। आदर्श गैस या आइडियल गैस। और इसके साथ ही एक दूसरी है वास्तविक गैस। दोनों समझिए, आदर्श गैस किसको कहते हैं। आइडियल गैस या आदर्श गैस वे प्राकृतिक गैस जो चार्ल्स के नियम, बॉयल के नियम, तापदाब नियम और गैस समीकरण का पूर्ण रूप से पालन करती है, स्ट्रिक्टली पालन करती हैं, या वह गैस जो किसी भी ताप और दाब पर लिक्विफाई या द्रवित नहीं होती हैं, वो कहलाती हैं आदर्श गैस। वास्तव में कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है, ये केवल एक काल्पनिक गैस है, क्योंकि प्रत्येक गैस मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम प्रेशर पर द्रवित या लिक्विफाई हो जाती है। तो ये कैसी है, केवल काल्पनिक गैस है। एक बार फिर सुने ध्यान से कि ऐसी प्राकृतिक गैस जो बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम, तापदाब नियम, गैस समीकरण का स्ट्रिक्टली पालन करती हैं, या जो किसी भी ताप और दाब पर द्रवित नहीं होती हैं, वो कहलाती हैं आदर्श गैसें। तो ये काल्पनिक गैस है। अब समझिए वास्तविक गैस है। वास्तविक गैस जैसा मैंने आपको अभी आदर्श गैस के बारे में बताया था, उसी के परिप्रेक्ष्य में समझिए वास्तविक गैसें। वास्तविक गैसें वो प्राकृतिक गैस होती हैं जो बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम, तापदाब नियम और गैस समीकरण का पालन नहीं करती हैं, या इन नियमों से विचलन प्रकट करती हैं, विचलन करती हैं, वो गैसें कहलाती हैं वास्तविक गैसें। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि सभी गैसें कैसी हैं, वास्तविक गैसें हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें कैसी हैं, वास्तविक गैसें हैं। तो कैसे समझेंगे कि ऐसी प्राकृतिक गैसें जो बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम, तापदाब नियम या गैस समीकरण से विचलन प्रकट करती हैं, अर्थात उनका पालन नहीं करती हैं, वो कहलाती हैं वास्तविक गैसें। इसके बाद में आगे आइए, ये है क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप या क्रिटिकल टेम्परेचर, इसको TC से प्रकट करते हैं। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी गैस को द्रवित या लिक्विफाई करना है तो उसको सबसे पहले ठंडा करना ज़रूरी होता है, और ठंडा भी एक निश्चित ताप पर करना होता है।
तो ऐसा निश्चित ताप जिस पर या जिससे नीचे गैस को ठंडा करके दाब आरोपित करने पर वो गैस लिक्विफाई हो जाती है, वो उसका क्रांतिक ताप कहलाता है। क्रांतिक ताप को टीसी, टी कैपिटल और सी स्मॉल साइज में टीसी से प्रकट करते हैं। प्रत्येक गैस का एक निश्चित क्रांतिक ताप होता है। जैसे उदाहरण के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका क्रांतिक ताप 31.5 डिग्री सेल्सियस अर्थात लगभग 32 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि देखिए 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे नीचे के ताप पर जब हम इसको दाब आरोपित करते हैं तो ये तुरंत ही लिक्विफाई हो जाती है। इससे ऊपर के ताप पर, मान लो इससे ऊपर है 33 है, 34 है, 35 है, इतने टेम्परेचर तक ठंडा किया है, इतने पर करके हम कितना भी दाब आरोपित करें वो गैस लिक्विफाई नहीं होती है। तो ऐसा निश्चित ताप जिस पर या उससे नीचे के ताप पर दाब आरोपित करने से वो गैस लिक्विफाई हो जाती है, वह निश्चित ताप कहलाता है उस गैस का क्रांतिक ताप। और किससे प्रकट करते हैं? टीसी से। प्रत्येक गैस का एक निश्चित क्रांतिक ताप होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने बताया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्रांतिक ताप है वो 31.5 है। तो इसका तात्पर्य ये है कि यदि इससे ऊपर का ताप लेंगे, उतने पर ठंडा करके कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर कितना भी दाब आरोपित कर लीजिए, वो लिक्विफाई नहीं होती है। इस पर या इससे नीचे ताप पर लाकर जब हम दाब आरोपित करते हैं तो वो तुरंत ही द्रवित हो जाती है। इसके आगे समझिए क्रांतिक दाब यानी क्रिटिकल टेम्परेचर, नहीं प्रेशर। प्रेशर इसको पीसी से प्रकट करते हैं। देखिए, लिक्विफाई करने के लिए हमने अभी दो शर्तें बताई थी कि सबसे पहले एक निश्चित ताप पर ठंडा करना होता है या उससे नीचे के ताप पर ठंडा करना होता है और उस पर दाब आरोपित करना होता है। ये दोनों शर्तें जरूरी है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आप समझिए क्रांतिक दाब क्या है। गैस को उसके क्रांतिक ताप तक ठंडा करके लगाया गया वह कम से कम दाब जो उस गैस को लिक्विफाई कर देता है, द्रवित कर देता है, उस गैस का क्रांतिक दाब कहलाता है। यानी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, लिक्विफाई करना है तो उतने ताप तक उसको या उससे नीचे के ताप पर लाकर ठंडा करके कम से कम जितना दाब लगाएंगे जिस पर वो क्या हो जाती है, द्रवित हो जाती है, तो वो दाब कार्बन डाइऑक्साइड का क्रांतिक दाब कहलाता है। तो एक बार फिर समझें इसकी डेफिनेशन कि किसी गैस को क्रांतिक ताप पर ठंडा करके लगाया गया वह कम से कम दाब जो उसको द्रवित कर देता है, उस गैस का क्रांतिक दाब कहलाता है। प्रत्येक गैस का एक निश्चित क्रांतिक दाब होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्रांतिक दाब है वो 78 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसके बाद आप समझेंगे क्रांतिक आयतन। क्रांतिक आयतन या क्रिटिकल वॉल्यूम, इसको वीसी से प्रकट करते हैं। क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन उसका क्रांतिक आयतन कहलाता है। आप जानते हैं कि क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर गैस लिक्विफाई हो जाएगी। उसको इतना ठंडा करके दाब आरोपित करेंगे तो गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी, द्रवित हो जाएगी। तो उसका एक मोल का जितना आयतन होता है वो उसका कहलाता है क्रिटिकल वॉल्यूम। किससे प्रकट करते हैं? वीसी से। प्रत्येक गैस का एक निश्चित क्रिटिकल वॉल्यूम होता है। जैसे उदाहरण के लिए
कार्बन डाइऑक्साइड ही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्रांतिक आयतन है वो 94 सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेमी होता है। एक बार फिर सुन लीजिए क्रांतिक आयतन की डेफिनेशन। क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन उसका क्रांतिक आयतन कहलाता है और क्रांतिक आयतन को Vc से प्रकट करते हैं। प्रत्येक गैस का एक निश्चित क्रांतिक आयतन होता है, जैसे उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का क्रांतिक आयतन 94 घन सेमी या सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये था आपका क्रांतिक आयतन के बारे में।